नमस्कार दोस्तों, देरी के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़े और भी काम आ चुके थे मुझे, इसलिए थोड़ा देर हो गया है। लेकिन हम लोग जल्दी से अपना जो आज का पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड 132, और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर के कॉर्नर पे एकदम नीचे कुछ ऐसा करके एक प्लस का ऐसा बना होगा गोले में। जिन लोगों का ये बना है वो क्वेश्चन 1 से मैच करना शुरू कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों में ऐसे बना हुआ है, यू बना हुआ है या हैश बना हुआ है, वो लोग को क्वेश्चन इसी में ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन सारे जो 100 क्वेश्चन है वो सेम है, बस आपके पेज जो प्रिंटिंग है वो अलग अलग है। अब किसी का 1 पे है तो किसी का 4 पे है, ऐसे स्टार्टिंग है। बाकी पेपर सारा सेम है। पेपर आप लोग सॉल्व करिए और आप लोग कमेंट में आके बताइएगा किसका कितना सही गया। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सद्गुण ही ज्ञान है। सद्गुण ही ज्ञान है, ये किसका कथन था? तो ये जो है सुकरात का कथन था। सद्गुण ही ज्ञान है, ये सुकरात का कथन था। जिसका भी सी टिक किया होगा, जिस किसी ने भी, उसका ये आंसर एकदम सही है। दूसरा प्रश्न है कि प्लेटो की शिक्षण संस्था का क्या नाम था? आप लोग को मैंने पहले भी सब क्वेश्चन के बारे में बताया था कि ये क्वेश्चन आएंगे, और आए भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जो प्लेटो की जो शिक्षा संस्था का नाम था वो एकेडमी था। जिस किसी ने भी ए ऑप्शन लगाया होगा उसका एकदम सही है। अगला प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? जिस किसी ने भी सी लगाया होगा उसका आंसर एकदम सही है। चौथा प्रश्न है कि प्लेटो के अनुसार सद्गुण है, तो जिस किसी ने भी डी आंसर को टिक किया होगा उसका सही है, क्योंकि सब कुछ प्लेटो के अनुसार सद्गुण है, विवेक, साहस, संयम। प्लेटो की रचना कौन सी है? तो इसमें से आप दिख रहा होगा कि प्लेटो की सारी रचनाएं हैं, तो इसका भी आंसर डी होगा। जिस किसी ने भी डी लगाया होगा उसका आंसर सही होगा। जब तक दार्शनिक शासक नहीं बन जाते, राज्यों को अपनी बुराइयों से छुटकारा नहीं मिलेगा। ये किसका कथन? तो ये भी कथन जो है वो प्लेटो का है। जिस किसी ने भी डी लगाया होगा उसका एकदम आंसर सही होगा। प्लेटो के सर्वाधिकारवाद है, प्लेटो जो है सर्वाधिकारवादी है, किसका मंतव्य था? ये मतलब किसका मानना था? तो ये जो मानना था, जिस किसी ने कार्ल मार्क्स का मानना था, जिस किसी ने बी लगाया होगा उसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है, किसने कहा था? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे कि किसने कहा था। तो ये अरस्तु ने कहा था। इसका आंसर सी एकदम सही है, एकदम राइट आंसर है। जिस किसी ने सी लगाया होगा उसका एकदम सही होगा। 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, राज्य, परिवार और ग्रामों का एक संगठन है, किसका कथन है? तो ये क्वेश्चन पिछली बार मैं आपको 2 पेपर में करा चुका हूँ कि अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा था। जिस किसी ने डी लगाया होगा उसका एकदम सही होगा। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पिछले 2 पेपर में मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया था कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया है। जिस किसी ने अरस्तु लगाया होगा बिल्कुल सही है, उसका आंसर वो अपना सही में काउंट कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया है? तो ये मैकियावेली ने किया था। मैंने पहले वाले कुछ पेपर में आपको बताया था कि जो अलग करने की बात करें, आधुनिकता की बात करें, तो मैकियावेली पे टिक करेंगे। तो जिस किसी ने बी लगाया होगा उसका सही होगा। प्रिंस रचना का मुख्य विषय क्या है? तो प्रिंस रचना का जो मुख्य विषय था, जैसे रिपब्लिक का था, क्या है, न्याय से संबंधित था, कंसर्निंग जस्टिस था। जैसे वैसे प्रिंस जो थी, जो मैकियावेली की जो रचना है, इसका जो मुख्य विषय था वो शासन कला था। शासन कला, उसके बारे में, उस मतलब शासन कला के बारे में उस पुस्तक में जिस किसी ने भी ए लगाया होगा उसका आंसर एकदम परफेक्ट है। अगला है कि आधुनिक राजनीतिक विचारक का जनक कौन है? ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, मैकियावेली है। जिस किसी ने भी सी लगाया होगा इसका एकदम आंसर सही होगा। लेवियाथन किसकी रचना है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले 2 पेपर में करा चुका हूँ, हॉब्स की रचना है। जिस किसी ने भी डी लगाया होगा उसका एकदम सही होगा। किसने कहा था कि राज्य की स्थापना के लिए बल और उसे कायम रखने के लिए छल की ज़रूरत है? तो ये क्वेश्चन इस बार नया आया है, इस मैकियावेली ने कहा था। जिस किसी ने भी सी ऑप्शन लगाया होगा उसका एकदम सही है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो ये तीनों थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 बार पिछले दोनों पेपर में कराया है, तो इसका दोनों है, इसका जो है डी आंसर एकदम सही है। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो एकाकी, दीनहीन, घृणित
पाशविक क्षणभंगुर थी, हाब्स के अनुसार जो थी। तो जिस किसी ने भी ए लगाया होगा उसका एकदम राइट आंसर है। 18 की हाब्स समर्थक था। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाब्स समर्थक था। तो हाब्स जो है वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। जिस किसी ने भी सी लगाया होगा उसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो थी शांति, सद्भावना, परस्पर सहायता एवं रक्षा की अवस्था थी। जिस किसी ने भी सी लगाया होगा उसका आंसर ये बिल्कुल सही है। अगला है कि लॉक के अनुसार समझौते का परिणाम क्या था। तो लॉक के अनुसार समझौते का परिणाम क्या था, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। तो लॉक के अनुसार नागरिक जो है वो समाज है, समाज में नागरिक समाज हो। हाब्स के समझौते का परिणाम ये था कि नागरिक समाज हो। जिस किसी ने बी लगाया होगा उसका एकदम परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, इसको घुमा दिया गया क्योंकि उसमें पूछा गया था कि लॉक के संपत्ति के अधिकार में क्या नहीं आता है। तो उसमें उसने दिया था समानता, तो समानता नहीं आता था। यहाँ पे इसने घुमा दिया कि इसमें से लॉक का जो संपत्ति का अधिकार है क्या है, प्राकृतिक है, नैतिक है, कानूनी है। तो आप लोग कमेंट में बताने का प्रयास करेंगे। और इसका जिसने भी सी लगाया होगा उसका प्राकृतिक अधिकार एकदम बहुत सही आंसर है एकदम। रूसो समर्थक था। रूसो किसका समर्थक था। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि रूसो किसका समर्थक था। तो रूसो लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थक था। अगला है लॉक समर्थक है। लॉक किसका समर्थक था। 23 नंबर क्वेश्चन है लॉक किसका समर्थक था। तो लॉक पूंजीवादी का समर्थक था। उस निबंध प्रतियोगिता का विषय क्या था जिनसे रूसो रातों रात महान बना। ये जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। उस निबंध का क्या नाम था जिससे जो था रूसो रातों रात महान बना था। ये क्वेश्चन नंबर 24 से जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो सी जो आज का आंसर जिस किसने भी टिक किया होगा उसका एकदम सही है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन कैसा था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक जीवन जो था मानव का वो कैसा था। जो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है वो एकदम सी से हो जाएगा, पूर्ण आनंदमय था। पूर्ण आनंद, इसीलिए तो रूसो कहता है कि प्राकृतिक की ओर वापस लौटो। अगला है कि रूसो के राजनीतिक विचार ने किस देश की क्रांति, रूसो के जो राजनीतिक विचार थे वो किस देश की क्रांति से प्रभावित है। 26 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर है डी, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था। 27 नंबर क्वेश्चन है रूसो के सामाजिक समझौता का लक्ष्य क्या है। रूसो को जो सामाजिक समझौता था उसका लक्ष्य क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो सी है, समान इच्छा की स्थापना करना चाहता था, जर्नल विल। रूसो के किस सिद्धांत को सिरकटा लेवियाथन कहा जाता है। रूसो के किस सिद्धांत को सिरकटा लेवियाथन कहा जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देखने में। तो जो समान इच्छा का जो इनका सिद्धांत है उसको सिरकटा लेवियाथन कहा जाता है। लेवियाथन एक राक्षस, विशाल काय राक्षस को कहा जाता था। हाब्स की पुस्तक का नाम भी लेवियाथन है। जीन बोंदा जो है, जीन बोंदा की पुस्तक का क्या नाम है। तो आप लोग इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि लेवियाथन हाब्स की है, पॉलिटिक्स जो है अरस्तू की है और रिपब्लिक जो है प्लेटो की है। तो जो ये पुस्तक बची ये है जीन बोंदा की पुस्तक। इसका जिस किसी ने भी लगाया होगा उसका एकदम सही आंसर है। सेंट थॉमस एक्विनास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो सम्मा थियोलॉजिया जो है उनकी प्रसिद्ध कृति है। मध्य युग में किस विद्वान ने धर्म के नैतिक पक्ष के साथ अरस्तु के तार्किक पक्ष को मिलाकर अपने चिंतन का प्रतिपादन किया। 31 नंबर प्रश्न है, जल्दी से हम लोग देखने का प्रयास करें। तो जिस किसी ने भी लगाया होगा एकदम सही आंसर है उसका। प्रभुसत्ता की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी। 32 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो ए होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का जो है जीन बोंदा ने की थी। मध्य युग का पहला विचारक कौन था जिसने मसीही विश्वास के अनुसार राज्य के उद्देश्य एवं भूमिका की नई परिभाषा दी थी। 33 नंबर क्वेश्चन है, हम जो लोग जल्दी से देखने का प्रयास करें। तो इसका जो आंसर है सेंट एगस्टाइन थे। इसका सी जिस किसने भी लगा होगा उसका एकदम सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मध्ययुगीन किस राजनीतिक विचारक ने दो नगरों की संकल्पना दी थी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया था। 34 नंबर का जो हमारा आंसर है वो ए होगा, अगस्टाइन। अगला है किस मध्ययुगीन विचारक ने प्राकृतिक कानून की भूमिका पर विशेष बल दिया है। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका एकदम बी आंसर एकदम सही होगा। अगला है कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में प्रकाशित हुई थी। और दास कैपिटल में द हटा दिया इसने।
क्वेश्चन को घुमाने के लिए कुछ भी किया, लेकिन ये दोनों इनकी प्रसिद्ध कृति थी। जिस किसी ने भी सी आंसर लगाया होगा वो एकदम परफेक्ट आंसर है। समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, या किसका कथन था? तो ये जो कथन है वर्ग की बात कर रहा है। मैंने पहले बताया था जो वर्ग की बात करे, ज़्यादा समाज को अलगाव की बात करे, पूंजीवादी की बात करे, वो कार्ल मार्क्स के कथन होगा। तो ये भी कार्ल मार्क्स का कथन है। जिस किसी ने भी सी लगाया होगा एकदम सही है। हेगल की जो है प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो फिलॉसफी ऑफ राइट्स ये इनकी प्रसिद्ध कृति है। अगला है राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, यह कथन किसका है? तो ये इसका जो भी आंसर है बी होगा, हेगल का है ये कथन। हेगल के अनुसार सामाजिक विकास की प्रक्रिया किन 3 अवस्थाओं में संपन्न है? तो इसका आंसर एकदम ए होगा, वाद विवाद, वाद प्रतिवाद एवं संवाद में। 41 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हेगल के अनुसार सृष्टि का सारा तत्व है, सृष्टि का सार तत्व है, 41 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा डी, चेतना। किसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है? किसने इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है? 42 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका होगा आंसर डी होगा, कार्ल मार्क्स ने की है। राज का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, किसका कथन है? तो ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दोनों पेपर में सॉल्व भी कराया था। यह विचार किसका है कि जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तब सामंत अस्तित्व में आता है? जब उत्पादन भाप की चक्की से होता है तो उद्योगपति का अभिभाव होता है। ये किसने कहा? तो ये इसके मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके भाव से ही लग रहा है कि ये कार्ल मार्क्स ने कहा होगा। तो इसका आंसर एकदम सी सही है। इस किसी ने भी सी लगाया होगा एकदम सही है। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका ध्येय सामान्य हित को बढ़ावा देना है, यह किसका कथन है? 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। 46 नंबर क्वेश्चन है क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है, ये किसका कथन है? 46 नंबर है क्वेश्चन हमारा। ये तो कथन है कार्ल मार्क्स का। किस विचारक ने नैतिक आधार पर उदारवाद का पुनर्निर्माण किया है? 47 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है बी, टी.एच. ग्रीन ने। 48 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अपने आप में बुजुर्गा समाज की उपज है, यह कथन किसका है? तो यह कथन भी पहले भी आपको बताया कि जो वर्ग की बात कर रहे हैं तो ये कार्ल मार्क्स से संबंधित होगा। 48 कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर है। किसने उदारवाद को आदर्शवाद की मान्यताओं के साथ जोड़कर नए रूप में प्रस्तुत किया? 49 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर है डी, बेंथम। अगला है कि विचारधारा मिथ्य चेतना की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? 50 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है सी, कार्ल मार्क्स। मार्क्स के अनुसार समाज का अंतिम चरण कौन सा होगा? मार्क्स के अनुसार समाज का अंतिम चरण कौन सा होगा? तो इसका एकदम आंसर होगा बी, साम्यवाद। जिसने भी लगाया है एकदम बढ़िया, आप लोग एकदम पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आया था, जो हम पेपर पढ़ाए थे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए भी हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा का अधिनायकवाद किस अंत का प्रतीक है? किसके अंत का प्रतीक है? 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसका जो है पूंजीवाद का, जो इसका है पूंजीवाद का अंत हो जाएगा। ये सही है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य किसके शोषण का परिणाम है? 53 नंबर क्वेश्चन है। तो सी, सर्वहारा वर्ग के शोषण का परिणाम है, सर्वहारा वर्ग के। एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन किसकी रचना है? तो ये जो रचना थी 54 नंबर, ये जो है जेमरी बेंथम की थी। बेंथम का उपयुक्ततावादी वाद किस सिद्धांत पर आधारित था? बेंथम का जो उपयुक्ततावाद का जो सिद्धांत था, 55 नंबर क्वेश्चन हमारा, ये किस पर आधारित था? तो अधिकतम सुख का सिद्धांत पर आधारित था ये। जिसने भी सी लगाया होगा उसका एकदम सही आंसर है। बेंथम का उपयुक्ततावाद किस गणना के विधि पर आधारित था? 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो ये डी होगा, सुख की गणना पर। अगला, बेंथम के अनुसार दंड का स्वरूप होना चाहिए। तो बेंथम के अनुसार दंड का 2 स्वरूप होना चाहिए, निरोधात्मक और सुधारात्मक। तो इसका सी सही हो जाएगा, ए और भी दोनों। जिसने भी सी लगाया हो उसका एकदम सही है। बेंथम समर्थक है, तो बेंथम किसके समर्थक हैं? तो बेंथम जो है हमारे सार्वजनिक मताधिकार के समर्थक हैं, प्रतिनिधि संसद के समर्थक है, उत्तरदायी कार्यपालिका के भी समर्थक है। जिस किसी ने भी डी लगाया होगा उसका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
ऑन लिबर्टी किसकी रचना है? तो ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल की रचना है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था ये वाला क्वेश्चन। किस मार्क्सवादी विचारक ने तर्क दिया कि समाजवाद को एक आंदोलन के रूप में बढ़ावा देना चाहिए, अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं? ये किस विचारक ने कहा था? 60 नंबर क्वेश्चन हमारा, जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। तो ये एडवर्ड बर्नस्टीन ने कहा था। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा कि एडवर्ड बर्नस्टाइन ने क्लासिकल मार्क्सवाद की नई व्याख्या का नाम दिया। क्या नाम दिया? ऑप्शन तो इसके बड़े डेंजर हैं भाई। 61 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो ए है, विकासात्मक समाजवाद। कट्टर मार्क्सवादियों ने विकासात्मक समाजवाद को कौन सी संज्ञा दी? 62 नंबर प्रश्न हमारा, तो उनको संशोधनवाद की संज्ञा दी। जिस किसी ने भी सी लगा होगा तुम सही है। होरोल्ड जे लास्की की प्रसिद्ध किताब कौन सी है? एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है लास्की की बहुत प्रसिद्ध रचना है। एक ग्रामर, जिस किसी ने भी लगाया होगा एकदम सही होगा। मार्क्सवादियों को अर्थशास्त्र के मोहजाल से निकालकर संस्कृति, पूंजीवादी साहित्य, नैतिक एवं दार्शनिक वादविवाद के मैदान में पूंजीवाद के विरुद्ध वैचारिक लड़ाई जारी रखनी चाहिए, किसका विचार है? क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका आंसर जो होगा सी है, एंटोनियो ग्राम्सी। जिस किसी ने भी सी लगा होगा एकदम सही आंसर उसका। ग्राम्सी ने वैधता संस्थापक रचनाओं में शामिल है उपयुक्त सभी, क्योंकि परिवार, पाठशाला, धार्मिक संगठन, ये जो ग्राम्सी थे इन्होंने सभी को शामिल किया था। तो जिस किसी ने भी डी लगा होगा एकदम सही आंसर है। ग्राम्सी के मरणोपरांत उनके जो लेख थे उस किस में प्रकाशित हुए थे? तो जो प्रिजन नोटबुक्स थी उनकी जो रचनाएं थी उसी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है द ह्यूमन कंडीशन किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो हन्ना आरेंट की बहुत प्रसिद्ध रचना है द ह्यूमन कंडीशन। पिछले दोनों पेपर में एक क्वेश्चन थे, मैंने दोनों में आपको बताया हुआ था कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। किस विचारक ने मास सोसाइटी की विकृतियों को दूर करने के लिए प्राचीन यूनानी नगर राज की विशेषताओं की ओर लौट जाने की सुझाव दिया? ये हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका है जो हन्ना आरेंट थे, इन्होंने कहा था ऐसा। जो एक ए लगाया होगा एकदम सही है। हन्ना आरेंट की विचारधारा थी, कैसी विचारधारा थी हन्ना आरेंट की? तो इनका जो विचारधारा थी हन्ना आरेंट की, सर्वाधिकारवाद की विरोध की थी। अगला प्रश्न है कि हन्ना आरेंट के अनुसार उपभोक्ता समाज में विचार की स्वतंत्रता को नया जीवन देने के लिए क्या करना जरूरी है? 70 नंबर का जो हमारा आंसर है वो है ये ए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को पृथक करना बहुत ज़रूरी है, तभी क्या नाम है विचार की स्वतंत्रता को नया विचार मिल सकता है। अगला प्रश्न हमारा 71 नंबर, पूंजीवादी शोषण को दर्शाने के लिए ग्राम्सी ने कौन से सिद्धांत दिए थे? तो उन्होंने प्राधान्य सिद्धांत दिया था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म किसकी रचना है? तो ये रचना है 72 नंबर का आंसर है हमारा बी, ये लेनिन की रचना है। जिस किसी ने बी लगाया होगा एकदम सही है। 73 नंबर, हाँ जो हमारा क्वेश्चन है 73 नंबर कि लेनिन ने दलीय संगठन के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? लेनिन ने दलीय संगठन के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। जिस किसी ने भी सी लगाया एकदम सही आंसर है। किसने साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की विशेष अभिव्यक्ति बताई? तो ये बी आई लेनिन ने ही बताया था। जिसने ये लगाया होगा एकदम सही आंसर है। किसने उन्नत पूंजीवाद के दौर में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को बहुत सुलझे हुए ढंग से प्रस्तुत किया? 75 नंबर प्रश्न है हमारा। तो ये लास्की थे। जिसने भी लगाया हुआ एकदम सही आंसर है। द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस किसकी रचना है? 76 नंबर प्रश्न है हमारा। ये लास्की की रचना है। इसका एकदम आंसर सही हो जाएगा। स्टैंड एंड रेवोल्यूशन किसकी रचना है? स्टेट एंड रेवोल्यूशन किसकी रचना है? तो ये लेनिन की रचना है। जिसने भी लगाया होगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। किसका विचार था कि कामगारों के मन में सामाजिक लोकतंत्रीय चेतना विकसित करना राजनीतिक दल का काम है? ये किसने कहा था? 78 नंबर क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। तो इसका जो है ए हो जाएगा, लेनिन ने कहा था। अगला है कि किसने लोकतंत्रीय प्रणाली के अंतर्गत समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने का विचार दिया? तो मार्क्स ने दिया था ये। जिस किसी ने भी ए लगाया होगा एकदम सही है। किसका कथन था कि राज्य मनुष्य की स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है? किसका कथन था? तो ये क्या है, हेगल का कथन था।
अगला प्रश्न है हम लोगों का 81 नंबर। किसका कथन है कि एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है? तो ये जे एस मिल ने कहा था। एक दो बार मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा भी चुका हूँ, दोनों पेपर में था ये। किसका कथन है कि हाब्स हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि मनुष्य इतना मूर्ख है कि जंगली बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारत से बचने के लिए सिंहों द्वारा निगला जाना अधिक सुरक्षित समझता है? ये किसने कहा था हाब्स के बारे में? 82 नंबर प्रश्न है हमारा। तो ये रूसो ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उन सब में हाब्स कदाचित महानतम है। किसका कथन है? 83 नंबर प्रश्न है हमारा। तो किसका कथन है? ये सेबाइन का कथन था। किस विचारक ने इंग्लैंड की रक्तहीन गौरवपूर्ण क्रांति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ऐसा कौन सा विचारक था? तो ये लॉक था, जिसने इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लॉक किसका समर्थन था? लॉक किसका समर्थन था? तो लॉक व्यक्तिवादी का समर्थन था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रबल समर्थक कौन था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रबल समर्थक कौन था? 86 नंबर प्रश्न है। तो जो रूसो था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रबल समर्थक था। सीमित एवं संवैधानिक सरकार का समर्थक कौन था? सीमित एवं संवैधानिक सरकार का समर्थक कौन था? तो लॉक था। अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न आ गया हम लोगों का कि किस विचारक ने लॉक के व्यक्तिवादी और हाब्स के निरंकुशवाद के सामंजस्य को बैठाने का प्रयास किया है? तो कौन सा विचारक था? 88 नंबर प्रश्न जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। और टी.एच. ग्रीन थे, जिसने किसी ने भी सी लगाया होगा, एकदम सही आंसर है आपका। ये देखिए, ये वही प्रश्न है जो मैंने आपको कहा था कि ये जरूर आएगा। दो तलवारों के सिद्धांत के अनुसार कौन सी दो शक्तियाँ होती हैं? दो तलवारों के सिद्धांत से दो प्रश्न आ गए। ये तो जो हमने बताया था वो भी आया है। तो वो कौन सा है? 89 नंबर प्रश्न का जल्दी से आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ये बी होगा, नागरिक एवं सैन्य शक्ति। और दो तलवारों का सिद्धांत किस युग से संबंधित है? मैंने ये आपको प्रश्न कई बार, मतलब 2 बार तो मैंने वीडियो में बताया ही था कि ये प्रश्न आ सकता है और आ गया। तो ये मध्य युग से संबंधित था। आप लोग इसका आंसर पता ही होगा। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार धर्म एक अफीम है? ये क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसे कार्ल मार्क्स ने कहा था। मार्क्स नागरिक था। कहाँ का नागरिक था मार्क्स? 92 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मार्क्स कहाँ का नागरिक था? तो ये सी, जर्मनी का नागरिक था। मैंने बताया भी था आपको पिछली वीडियो में। बोल्शेविक क्रांति संबंधित है कहाँ से, किससे संबंधित? तो लेनिन से संबंधित है। ये पिछले क्वेश्चन में भी था। ऑन रेवोल्यूशन किसकी रचना है? ऑन रेवोल्यूशन किसकी रचना है? तो ये हन्ना आरेंट की रचना है। ये पिछले प्रश्न पत्र में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेनिन की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो लेनिन की जो प्रसिद्ध पुस्तक है स्टेट एंड रेवोल्यूशन है। ये पिछले प्रश्नों में मैंने आपको 2 बार पढ़ाया भी है। हन्ना आरेंट ने मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा है? तो हन्ना आरेंट ने मानवीय क्रियाओं को 3 भागों में बांटा है। जिस किसी ने भी ए लगाया होगा एकदम सही है। मैंने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति को अपने सिर के बल खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल खड़ा किया। ये कथन किसने कहा था? ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। ये दोनों पेपर में मैंने आपको पढ़ाया था। अरस्तु के अनुसार राज्य का सर्वोत्तम रूप क्या है? मध्यवर्ग तंत्र अर्थात पॉलिटी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया है। किसका कथन था कि संप्रभुता नागरिक एवं प्रजाजन के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कानून की कोई सीमाएं नहीं है? ये किसका कथन था? 99 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। तो ये बोंदा ने कहा था, बोंदा ने। अगला प्रश्न हम लोगों का कि प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी है एवं अपना ही सुख चाहता है। ये किसका कथन है? तो ये हॉब्स महोदय ने कहा था। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने आपको क्वेश्चन पहले पढ़ाए तो वो सारे उसमें से लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आप लोग पहले बात तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपका कितने में से कितना सही है। थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ेगा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग के क्वेश्चन फंसे, आप लोग भी खुश हैं, मैं भी खुश हो जाऊंगा। जब आप लोग बता देंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। और अब आगे हम हिस्ट्री का जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, हिस्ट्री का देखेंगे, जियोग्राफी का देखेंगे। और आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि आपको किस किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उन सभी सब्जेक्ट का पेपर आपको पहुंचाता रहूं।
और आगे आप लोग तैयारी करते रहिए। जिस तरह से आज हम लोग ने पेपर में एक अच्छा माहौल बना के रखा, एक अच्छे तरीके से, कोई चिंता नहीं थी, बहुत तेज़ी से लोगों ने पेपर किया। छात्र छात्राओं ने बताया कि पेपर काफ़ी अच्छा गया उन लोगों का। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग बताते रहिए कि कैसे कैसे पेपर आप लोग को चाहिए, जिससे मैं आप लोग की व्यवस्था कर सकूँ। और आगे भी आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग लेकिन कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के कितने कितने क्वेश्चन फंसे हैं, आप लोगों ने कितना अच्छा किया है, कितना नंबर आपने किया है। जल्दी से आप लोग चेक करिए और कमेंट करके हमें बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी जो देरी हो गई है उसके लिए मैं थोड़ी सी देरी हुई, ज़्यादा नहीं हुई मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ। अगली बार मैं समय पर रहने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।